डॉक्टर साहब सस्ते में बता देखिए, शुरू ऊपर से नीचे गंगा आती है, गंगोत्री से शुरू होती है और वो बनारस तक जाती है। तो जब ऊपर गंगोत्री ही जहां हम देखते हैं कि वहां क्या स्थिति है, क्या आप अमित शाह साहब को नहीं जानते कि उनका क्या, जो बिहार में शायद खेल बिगड़ा उसकी बहुत बड़ी वजह तो यही है कि आपकी जो बदतमीजियां जो होती है, जो उन पे आरोप लगते हैं कि बहुत गंदे अंदाज में बोलते हैं, डिक्टेटरशिप के जो ब्लेम्स होते हैं, इन सारी चीजें होता है। मैं सवाल पूछने के लिए पुष्पेंद्र सर ये जीतन राम मांझी को सुन लीजिए, क्योंकि बिहार के बारे में उसको कनेक्ट मैं हरियाणा और बिहार दोनों को करूंगा, हरियाणा पे आऊंगा, लेकिन ये जीतन राम मांझी को सुन लीजिए जो अभी अनिल सिन्हा साहब कह रहे थे। प्रमुख नेताओं में हमारे अमित शाह जी हैं, और यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं, क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं, और जो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा, तो उनके बात से सहमत हैं। लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था, डायलमा नहीं रहना चाहिए। ये डायलमा गठबंधन में है, महागठबंधन में, जिसके चलते देख रहे हैं कि आज तक उन लोगों का लिस्ट फाइनल नहीं हुआ है, और अनेक प्रकार के दावेदार हैं, सब कुछ इधर बोलते हैं कुछ उधर बोलते हैं। लेकिन सौभाग्यवश एनडीए में सब कुछ ठीक रहा है, अभी तक कोई विशेष बात नहीं हुई है, एक दो बात छोड़ के, जिसमें मुख्यमंत्री जी की ने नाराजगी जताई थी जब एक पार्टी के लोग जदयू के सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दिए थे, और उसी समय हम लोग ने भी कहा था कि अगर ऐसा वो करेंगे तो हम भी कुछ क्षेत्रों से अपना उम्मीदवार उतार देंगे। लेकिन बीच में पैचअप हो गया है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक नेतृत्व की बात है, व्यक्तिगत मेरा विचार है, मेरी अभिव्यक्ति है कि चुनाव के पहले कौन चीफ मिनिस्टर होंगे पब्लिक के सामने ले आना चाहिए। देखिए बड़ा दिलचस्प है ये पुष्पेंद्र सर, राजेश ठाकर साहब का बहुत स्वागत करूंगा। यार ये बड़े भाई साहब हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात को हम मानते नहीं, एक अंदाज ये है। और दूसरा मैं इसमें कनेक्ट ये करूंगा, हम जो बात कर रहे थे कि राहुल गांधी का जो कहीं कि वो हरियाणा भी पहुंचे, वो उत्तर प्रदेश थे आज, और जो हम राजेश ठाकर साहब से अगले चरण में पूछूंगा, जब मैं आपके बाद उन्हीं के पास जाऊंगा, कि गुजरात में भी कहीं दिख रहा है वो कि कहीं कुछ वो है, उन्होंने कहा था कि इस बार अब हम आ रहे हैं, हम करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां आप भी है, बाकी सब है। लेकिन मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सब कुछ है एकदम घाल मेल और तमाम चीजें, और ये जातीय जो बहुत बड़ा आधार वहां सब कुछ उसी के इर्द गिर्द होता है, तो चाहे हरियाणा हो या जो बाकी सब चल रहा है, टिप्पणी आपकी इस पे। देखिए संजीव जी, जो हरियाणा में चल रहा है या जो जातियों का अटैक है, इसको आप 100 साल जो संघ के हुए हैं और जो इनका बार बार कहना था कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये हिंदू राष्ट्र की ही एक वानगी है। ये दलितों को कम से कम स्पष्ट रूप से समझ जाना चाहिए कि भाई आपको हिंदू राष्ट्र में आपका स्थान वही होगा जो मनुस्मृति में है। अभी मैं पिछले दिनों ये एनाइडेशन ऑफ कास्ट किताब पढ़ रहा था अम्बेडकर साहब की। इसमें एक कोट दिया हुआ है, क्योंकि ये अरुंधति रॉय ने इसकी इंट्रोडक्शन दी है, उसमें उन्होंने बताया है कि दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोलते हुए अंबेडकर साहब ने कहा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लानी है, जो नेचुरल स्वभाव हमारे देश का नहीं है। जो सोशल मोरालिटी है उससे हटके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे आना है। और ये भी कहा कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो केवल जमीन के ऊपर पतली परत बिछी हुई है, टॉप ड्रेसिंग है, अंदर से हम अनडेमोक्रेटिक हैं। तो ये बात बार बार सिद्ध हो रही है, और पिछले 10-11 सालों में तो बहुत ज्यादा सिद्ध हुई कि जो ये हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति वाला इनका फार्मूला है वो दलितों के ऊपर डायरेक्ट अत्याचार का है। इसी वजह से अत्याचार होने के बावजूद भी यदि पीड़ित से विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता मिलने जा रहे हैं, उनको भी आप रोक रहे हो।
एक वीडियो बनवा रहे हो परिवार से के साथ वो ना मिलने आए ताकि उनको पॉलिटिकल लाभ ना हो, लेकिन उसका भी खुलासा वहां कहीं ना कहीं हो गया। और हो सकता है बैकग्राउंड में ये भी दबाव हो कि देखो तुम्हें हम इतने लाख की मदद देंगे, लेकिन राहुल गांधी से मिल लिए तो तुम्हें वो मदद नहीं देंगे, तुम्हारे बच्चों को नौकरी नहीं देंगे। तो ये आर्थिक रूप से भी पीड़ित का आदमी तो चला ही गया पीड़ित, उसके बाद जो कंपेंसेशन उनको परिवार को मिलना चाहिए उसका भी गला दबाने का काम ये कर रहे हैं। राहुल गांधी से मिले तो तुम्हारे 10 लाख 20 लाख 25 लाख जो भी देना है उसको नहीं देंगे, तुम्हें नौकरी नहीं देंगे। ये भी बात बैकग्राउंड में अगर इसकी वास्तविक जांच हो जाए तो वो भी निकल के आएगी। अब जो हरियाणा वाली घटना है वो, और जो चीफ जस्टिस के ऊपर जूता उछाला गया है, ये तीनों घटनाएं आप एक लाइन में देख लीजिए, तब आपको पता लगेगा कि ये सारी घटनाएं कहां जुड़ रही हैं। ये हिंदू राष्ट्र वाले कॉन्सेप्ट से इनकी जुड़ रही हैं। और हरियाणा में तो जिस तरीके से भारी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और पुलिस का, ब्यूरोक्रेसी का, नेताओं का गठजोड़, और उसके साथ जो जो कुछ गैंग्स वहां घूम रहे हैं उनका जो है संरक्षण आपस में किया जा रहा है, और एक दलित आईपीएस को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया या उसकी हत्या की गई, अभी कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, उस चीज को ढकने के लिए और उसके जाने के बाद दुनिया से उसके ऊपर आरोप लगाने के लिए फिर एक षड्यंत्र रचा जाता है। उसमें जो है दलित बनाम जाट करने की कोशिश की जाती है कि जाट इंस्पेक्टर को पकड़ के उससे एक वीडियो बनवाया जाता है, उसको लिखित में एक कंप्लेंट करके उसकी, और फाइनल नोट इसके दलित आईपीएस में भी फाइनल नोट लिखा है ऊपर, और उसके ऊपर भी फाइनल नोट लिखा है। ऐसा कैसे संभव है? और वो थोड़ी देर बाद उसकी मतलब वो मरा हुआ मिलता है। अब ये तो किसी ने देखा नहीं कि खुद ने गोली मारी या वहां किसी और ने गोली उसके मार दी। तो ये जो है कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां ले रहा है ये सिस्टम, इस देश को समझ जाने की आवश्यकता है। और जो जो जिस तरीके से किसानों के ऊपर, यही जो डीजीपी साहब है जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, ये श्रीमान जी उसमें भी शामिल थे जब किसानों के ऊपर अत्याचार हुए, हरियाणा द्वारा किए गए या पंजाब से किसान आना चाह रहे थे, उन सब चीजों में ये शामिल थे कहीं ना कहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये वो अफसर हैं जो खट्टर के जमाने से खट्टर की कुर्सी को थामे हुए थे। जो भी आंदोलन होता था, आंदोलनकारियों पर अत्याचार होते थे। और ये सब अत्याचार क्यों हो रहे हैं? सरकार क्योंकि बदल नहीं सकती, क्योंकि केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग इनके पक्ष में खड़ा हुआ है। और मुझे भारी आशंका है कि कहीं बिहार में भी इसी तरह की कोई घटना ना हो जाए। तो बिहार को भी संरक्षण देने की आवश्यकता है। और यदि बिहार में भी ऐसा हुआ तो भाई देश में फिर जेनजी के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि बेसिक कॉन्ट्रैक्ट हमारा ये है कि जिसको जनता वोट दे वो सत्ता में बैठे। लेकिन यदि वो सत्ता में नहीं बैठता है और हारने वाला जीत जाता है केंद्रीय चुनाव आयोग के माध्यम से, तो फिर जो है जन क्रांति के अलावा और कोई भी चीज इस देश को नहीं बचा सकती है। मेरा तो केवल इतना कहना है। राइट, जी। राइट।